Hello everyone. Today we are going to explore what I call the silent panic of 21st century. वो क्या है? वो है लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। अब आप सबके मन में ये सबसे पहला सवाल कि पेंडेमिक तो कोविड होता है, कोई इन्फेक्शन होता है जो बहुत सारे लोगों को एक साथ अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो वाई मैं लाइफस्टाइल डिजीजेस को पेंडेमिक कह रही हूँ। अगर आप लोग डब्ल्यूएचओ की न्यूज़ 2024 की जानते हो, तो डब्ल्यूएचओ ने और इंडियन मेडिकल काउंसिल ने ये बताया है कि 70% ऑफ द डेथ्स occurs ड्यू टू लाइफस्टाइल डिजीजेस। पहले लाइफस्टाइल डिजीजेस 40s, 50s या 60s ये एजेस में होती थी, लेकिन अभी हम रोजाना किसी ना किसी के न्यूज़ सुनते हैं। हार्ट अटैक एट 32, heart attack at 35, cholesterol at 28, diabetes at 22, and even teenagers. Teenagers are also suffering from type 2 diabetes, जो हम लोग अभी तक 40 प्लस 45 प्लस के लोगों को बताते थे। ये डीएनए की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। डीएनए हमारे दादा और उनसे पहले वाली जनरेशन का ही हमें मिला है, लेकिन हमारे आगे के डीएनए में ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं थी। लास्ट 2 टू 3 जनरेशंस में हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आज हम इसी रूट कॉज को अंडरस्टैंड करेंगे, जो साइंस बैक्ड भी हो, जो प्रूवन भी हो। फिर इसके बाद हम जानेंगे प्रिवेंशन कैसे किया जाए, इसकी रिकवरी कैसे हो। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि बहुत सारे मेडिकल टर्म्स होंगे। नहीं, हम शुरू करेंगे बिल्कुल सिंपल हैबिट से, जो हम रोज़ाना कर पाएँ, जो सिर्फ़ हमको ये ना सोचना पड़े कि कितने दिन करना है डाइट। नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डाइट, इट्स मेकिंग सिंपल लाइफ़स्टाइल हैबिट्स जो आपके हेल्थ के लिए सस्टेनेबल हो। अब हम शुरू करते हैं कि कैसे ये पैंडेमिक हम इसको क्यों कहते हैं? पैंडेमिक का मतलब होता है जो एक साथ ग्लोबली बहुत सारे लोगों में अफ़ेक्ट करे, बहुत सारी ज़िंदगियाँ एक साथ ले ले। तो हम रोज़ाना सुनते हैं कि आज 10,000 डेथ्स ड्यू टू डायबिटीज़ अक्रॉस इंडिया। डायबिटीज़ इतना स्पीड में फैल रहा है, इतना ज़्यादा डायबिटीज़ कॉमन हो चुका है कि अब वो एनीमोर हमारे लिए डिज़ीज़ भी नहीं रहा। ऐसे लगता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, डायबिटीज़ तो सबको हो सकता है। डायबिटीज़ होने में कौन-सी बड़ी बात है? लेकिन आप सबको ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ होता क्यों है, डायबिटीज़ के रीज़न्स क्या है और डायबिटीज़ और बाकी सारे लाइफ़स्टाइल्स डिज़ीज़ेज़ हमारे लाइफ़ पे क्या इम्पैक्ट करते हैं। एवरी सिंगल डे वो कितने लोगों की जान लेते हैं। अब यहाँ हमें ये सीखना है कि अवेयरनेस जो है, वो प्रिवेंशन के लिए पहली सीढ़ी है। अवेयरनेस, जानकारी लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब अवेयरनेस होगी, जब हम उसको समझेंगे, तभी तो हम अपनी हेल्थ पर फुल कंट्रोल ले पाएँगे। Hi, I'm Nausheen Zeri, founder of Diet Design, certified nutritionist and lifestyle consultant with a passion of holistic wellness। और डाइट डिजाइन हमारा क्लिनिक यारी रोड वर्सोवा अंधेरी वेस्ट में है। इन पर्सन भी आप आ सकते हो और वन ऑन वन कंसल्टेशन ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं। एंड आप अभी हमारा फ्री वेबिनार जरूर एंजॉय कीजिए। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीजेस हमारे डेथ का वर्ल्ड वाइड ग्लोबल कॉज है। 70% ऑफ द डेथ occurs ड्यू टू लाइफस्टाइल डिजीजेस। अब हम इसके फंडामेंटल्स को जानेंगे। अब आपको सबसे पहले तो ये बताते चलूं, इंडिया अभी डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए 2024 में डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली नंबर 1 पे है। ये कोई खुशी की बात नहीं है, डिजीज की रेस में हम सबसे आगे।
हमारे बच्चों को हमने वो लाइफ़स्टाइल दे रहे हैं, लॉकडाउन के बाद सब कुछ ऑनलाइन और ये बेनिफिट लेने के बदले हम उसको नुकसान ले रहे हैं। ये क्या ये सारे फैमिलीज़, हेल्थ केयर सिस्टम और सबके लिए एक चैलेंज बन चुका है। हमारे हैबिट्स हमको क्रॉनिक इलनेसेस की तरफ ढकेल रहे हैं। हमारी जेनेटिक्स में ये प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमने अपने जीन्स को म्यूटेट खुद कर दिए हैं। अगर हम अपने जीन्स पर काम करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप है लाइफ़स्टाइल को ठीक करना। अब सबसे पहले पहले सबसे ये जानते हैं कि लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ होती क्या है? लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ में सबसे पहली और सबसे बड़ी और सबसे मेजर प्रॉब्लम है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी बॉडी के वज़न का बढ़ना एंड नॉट ओनली वेट, वेट बहुत सारी चीज़ों से बढ़ सकता है। कभी-कभी हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं, उससे भी वेट अगर 2 लीटर पानी ज़्यादा पी लिया है और एक टेम्परेरी वेट ज़्यादा आ रहा है, तो उसको हम ओबेसिटी नहीं कहते। लेकिन ओबेसिटी का मतलब है एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हमारे बॉडी में होना, जो हमारे लिवर, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास जमा होकर उनके फंक्शनिंग को ब्लॉक कर देता है। वो हमारे लंग्स के अतराफ में जमा होकर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देता है, पैनक्रियास को डैमेज करके डायबिटीज देता है, ब्लड वेसल्स में क्लॉट करके हाइपरटेंशन, लिवर में ज़्यादा जमा होके लिवर फंक्शन, लिवर एंजाइम्स को डिस्टर्ब करके फैटी लिवर और हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट करके हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और थायराइड इसका सबसे बड़ा एक रीज़न फैट जमा करके वेट बढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न एक थायराइड भी हो सकता है। थायराइड रेगुलेशन में भी वेट लॉस काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। थायराइड की मेडिसिन्स कम करने में वेट लॉस हेल्प करता है। अब हम इसे पेंडेमिक इसलिए कहते हैं। व्हाई? कि पेंडेमिक का मतलब होता है जो क्वाइटली ओवर इयर्स साइलेंट पेंडेमिक का मतलब होता है ये क्वाइटली ओवर इयर्स ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है और ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है यानी पहले कुछ सालों में 1-2 साल में आपको कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट साइंस नहीं दे रहा। फर्स्ट फ्यू इयर्स में आपको फटीग, पुअर स्लीप क्वालिटी, शुगर क्रेविंग्स, लो एनर्जी, बार-बार कुछ खाने का मन करता है, हमारी बॉडी न्यूट्रिशन माँगती है और हम उसको शुगर दे देते हैं, शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, फिर वही शुगर हमारे ब्लड वेसल्स को हार्डन करके बीपी का इश्यू लेके आता है और यही सब हमारे मेटाबॉलिक डिसफंक्शन को आगे प्रोग्रेस करता है और ओवर द पीरियड ऑफ 5 टू 10 इयर्स हमारे अंदर कुछ ना कुछ मेजर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप होता है। सो 5 टू 10 इयर्स में डेवलप होना, स्लो साइंस एंड सिग्नल्स देना, ज़ोर से बता के नहीं बोलता कि बुखार आ गया है, इलाज करो, दवा लो। लेकिन अंदर-अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डेवलप होना, इसीलिए इसको टर्म दिया है, इट्स अ साइलेंट पैंडेमिक। जस्ट थिंक अबाउट इट जब तक कि मैं आगे आपको ओवरव्यू बताती हूँ। अब हम इसको साइलेंट पैंडेमिक इसलिए बोलते हैं कि फर्स्ट 1, 2 एंड 3 ईयर में फटीग, क्रेविंग, मूड चेंजेस, ग्रेजुअली छोटा-छोटा पीरियड इश्यूज होना, कभी डिले, कभी अर्ली, नींद ना आना। हम लोग को लगता है कि अभी मोबाइल का दौर है, हम मोबाइल पे बिज़ी है इसलिए नींद नहीं आ रही है। नहीं, ऐसे नहीं है। वो तो एक रीज़न है डेफ़िनेटली, लेकिन अंदर से हमारा ब्रेन जो है, उसमें शुगर का एक्यूमुलेशन, इंसुलिन रेज़िस्टेंस की वज़ह से जो हुआ है, वो हमको सोने नहीं दे रहा। हमारा कॉर्टिसोल जो सुबह में बढ़ना चाहिए, हमको फ्लाइट एंड फाइट मोड के लिए, वो शाम में बढ़ रहा है और हमको सोने नहीं दे रहा। हमारा मेलेटोनिन जो हमारा स्लीप हार्मोन है, वो टाइम पे रिलीज़ नहीं हो रहा है, इसलिए हम सो नहीं पा रहे हैं। फिर उसके बाद आगे धीरे-धीरे ग्रेजुअली इट स्टार्ट्स विथ वेट गेन, एनर्जी क्रैशेस, डिस्टर्ब स्लीप्स, प्रीडिस डिज़ीज़ स्टेट्स में आ जाते हैं फिर हमारे टेस्ट हमको 8 टू 10 इयर्स में बॉर्डरलाइन स्टेट्स दिखाने लगते हैं। सिम्पटम्स ग्रेजुअली बढ़ते चले जाते हैं और बिटवीन 10 इयर्स टू 11 इयर्स और 12 इयर्स आप फुल्ली डायग्नोस्ड होते हो कि डायबिटीज़ हुआ है।
मतलब अगर आप आज 40 हो और अगर आज आपको डायबिटीज़ का पता चला है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मतलब ये डायबिटीज़ का आपका प्रोग्रेशन आपका 30 इयर्स की एज से शुरू हुआ था। 30 में आपको लगता था अब तो हम बहुत यंग है, केक्स खा ले, पेस्ट्री खा ले, कुछ भी खा ले, शुगर तो ये एज में नहीं होती। लेकिन वो वहाँ से शुरुआत होती है और हमें आज यही समझने की ज़रूरत है। ग्लोबल एंड इंडियन स्टैट्स ये बताते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि 4 करोड़ पीपल डाई ईच ईयर फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, रिप्रेजेंटिंग 71% ऑफ ऑल ग्लोबल डेथ्स। अब आप खुद सोचें कि इसे मैंने जो वर्ड पेंडेमिक कहा, वो सही है या गलत? 7.7 करोड़ इंडियन अडल्ट्स अभी डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। हम भी शायद उसमें से एक है या आगे हो सकते हैं। 1 इन 4 एडल्ट्स ओवरवेट है। इसका मतलब ये है कि हमारे घर में अगर 4 एडल्ट्स हैं, तो उसमें से एक हो सकता है वो ओबीज हो। वन ऑफ आवर मदर और पेरेंट ओबीज हो सकते हैं, क्योंकि ये 25% का रेशो स्टैट्स से प्रूवन है। 1 in 5 women of reproductive age are affected with पीसीओडी। आज हम किसी को भी पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आपको एक्ने होने का क्या इशू है, क्या रीजन है, तो पीसीओडी है। इट्स वेरी नॉर्मल इन नाउअडेज, बट वो नॉर्मल नहीं है। आपको उसको बहुत ज्यादा क्लोजली समझने की जरूरत है। 1 in 5 विमेन का मतलब होता है 20% ऑफ द विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज आर अफेक्टेड विद पीसीओडी। किसी को पीरियड जल्दी, किसी को देर से, किसी को एंडोमेट्रियोसिस, किसी को ओव्यूलेशन प्रॉब्लम, किसी को फर्टिलिटी का प्रॉब्लम, आईवीएफ सेंटर्स का इतना इंक्रीजिंगली खुलना और आईवीएफ पे लोगों का स्विच करना, ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। कभी आप फ्री हो तो जरूर इस बात पे गौर करें, इस बात पे सोचने के लिए ज्यादा देर ना करें। हमको लगता है कि टाइप 2 डायबिटीज बड़े लोगों में होता है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि अडल्ट्स एंड इवन टीनेजर्स में हमको ये देखने को मिल रहा है। और हमारा इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून, हमारा प्रोफेशनल, हमको घर पे खाना बनाने का वक्त नहीं, सबसे ज्यादा ज़ोमैटो, स्विगी, फूड बाहर से ऑर्डर करना, पता नहीं कब से कुक करके रखा हुआ है, कितना फ्रिज में रख के वो हमको भेज रहे हैं, कितना प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल किया है। प्रिजर्वेटिव्स जो सारे यूज़ होते हैं, वो अडल्ट्री कर देते हैं फूड को। आपको इस चीज़ को समझना होगा। हम बेसिक घर पे दाल राइस, दाल खिचड़ी, सब्जी रोटी, जो हमारा इंडियन मील का बेस है, व्हाई नॉट हम उसको अडॉप्ट करें। अब रूट कॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या है? अब हम रूट कॉज के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ते हैं। सबसे बड़ा अभी हमारा सबसे 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 पहला प्रॉब्लम, कि हमारा पूरा दिन मैक्सिमम 50 टू 60% लोगों का लाइफस्टाइल है डेस्क जॉब, जिसमें हम कितने घंटे बैठते हैं वो मैटर करता है। एवरी आवर ऑफ सिटिंग आपका एचडीएल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, आपका गुड फैट है, उसको 20% डिक्लाइन करता है। और जैसे ही आपका एचडीएल डिक्लाइन होता है, आपका एलडीएल बढ़ जाता है। मतलब बैड फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और ये कारण हो सकता है हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन का। इसका सबसे बड़ा रीजन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बैठ के ऑफिस में, डेस्क जॉब, ज्यादा वर्कआउट नहीं। जिम लोग जाते हैं, आप 24 घंटे में 1 घंटा सुबह अगर जिम कर लेते हो या शाम में जिम कर लेते हो, लेकिन बाकी 23 घंटे आप क्या करते हो, उस बारे में सोचे। हर 1 घंटे में कम से कम 5 मिनट का ब्रेक ले। इसका ये हैक आप इस्तेमाल करके देखें, आपको अगर कोलेस्ट्रॉल बाय एनी चांस डिटेक्ट भी हुआ है, तो भी हेल्प करेगा उसको कम करने में। फिर सेकंड आता है पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन के माने हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स मतलब सबसे ज्यादा मैदे का इस्तेमाल, सबसे फाइनली उसको प्रोसेस्ड करने के लिए, कंसिस्टेंसी को स्मूथ करने के लिए, टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, उसके अंदर जो सारा कुछ ब्रैन है, फाइबर है, वो रिमूव हो जाता है।
सारे कार्ब्स, रिफाइंड कार्ब्स, मैदा हर चीज में। आप किसी ब्राउन ब्रेड के पैकेट को पलट के देख लो, उसमें मैक्सिमम मैंने तो ये देखा है कि 20% व्हीट, 80% मैदा, और आगे लिखा होता है होल होल व्हीट ब्रेड। पीछे आप देखो, हाँ डेफिनेटली वो झूठ नहीं बोल रहे, होल व्हीट है लेकिन 20%। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस स्टफ। अनहेल्दी फैट्स, अनहेल्दी फैट्स में आता है डालडा घी, बटर, जो रियल फूड से नहीं बना। बटर आजकल हाइड्रोजन से, हाइड्रोजनाइजेशन से होने लगा है, बनने लगा है। ये हमारे बॉडी में जाकर इन्फ्लेमेशन करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स, लिवर, पैनक्रियाज, किडनी, ये सबको वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन करके उनके फंक्शंस को प्रॉब्लम कर देता है। ये हमारे सेल्यूलर डैमेज करता है, सेल्यूलर लेवल पे डैमेज करता है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड, अल्ट्रा रिफाइंड फूड्स। सो ट्राई टू अवॉइड अल्ट्रा रिफाइंड फूड्स। Try having more natural foods like vegetables, fruits, proteins. आगे हम इस टॉपिक पे भी डेफिनेटली अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। इससे थर्ड पॉइंट ये आता है कि जब हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का सबसे बड़ा एक और रीजन जो है, वो है क्रॉनिक स्ट्रेस, परसिस्टेंस एलिवेशन ऑफ कॉर्टिसोल। रात को हमको नींद नहीं आ रही, हम वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, वहां पर कुछ सारी अच्छी चीजों के साथ कुछ टेंशन वाली चीजें आ जाती है। फिर वो अगर हमारे माइंड में कोई चीज उसमें से बैठ गई, स्टोर हो गई, तो हम उसी बारे में सोचते रहते हैं। तो कोशिश करें कि एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर बेड सबसे पहले तो अपने मोबाइल को दूर रखें। आपका स्लीप अच्छी होने में आपको हेल्प करेगा। ब्लू लाइट जो मोबाइल की है वो भी स्लीप को हैम्पर करती है, और जब नींद अच्छी नहीं होती तो स्ट्रेस बढ़ता है, टेंशन बढ़ने की वजह से इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ते हैं, और बॉडी को हमारे क्रॉनिक स्ट्रेस की तरफ पाथवे बन जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारे जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स से मतलब मेरा ये है कि प्लास्टिक्स, अभी सबसे ज्यादा हमारा जो इस्तेमाल है वो किस प्लास्टिक का है? वो है बिस्लरी पानी की बॉटल्स। सो ट्राई टू अवॉइड प्लास्टिक बॉटल्स, वाटर बॉटल्स। दूसरा है, हम लोगों का एक और जो मेजर यूज है, होटल के कंटेनर्स को हम लोग डायरेक्टली माइक्रोवेव में डाल देते हैं, और वो गर्म होने की वजह से माइक्रो प्लास्टिक्स रिलीज करता है। सो अगर हमको फूड फ्रिज में हम प्लास्टिक में स्टोर करें, इट्स ओके, लेकिन जब हम माइक्रोवेव में डाल रहे हैं स्पेशली, तो ट्रांसफर इट इनटू ग्लास कंटेनर्स। आप ग्लास में ओवन का फूड डाल के ओवन का इस्तेमाल करें। आप प्लास्टिक की बॉटल, बिस्लेरी की स्पेशली, वो जो पतली वाली प्लास्टिक की बॉटल्स है, उसको स्पेशली अवॉइड करें। आप रीयूजेबल बॉटल्स का यूज करें, आप मेटल की बॉटल्स का इस्तेमाल करें। इससे हमारा माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे बॉडी के अंदर जो जा रहा है, जो आगे कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। फिर ज्यादा दिनों तक स्टोर करके फ्रीजर में जो पैकेज्ड फूड्स आता है, उसको ट्राई करें अवॉइड करने की। ये हमारे बॉडी के अंदर जाकर हमारे हार्मोनल डिस्टरबेंस का बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। लाइफस्टाइल चेंजेस को रूट कॉज से ठीक करना है, सिर्फ उनके सिम्टम्स को नहीं दबाना। सिर्फ डायबिटीज की गोली खा ली और हम मीठा खा रहे हैं, गोली खा लेती हूँ फिर मीठा भी खाती हूँ तो मेरा शुगर नहीं बढ़ता, ये रॉन्ग अप्रोच है। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज करने के लिए लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप उसको अपने लाइफस्टाइल को एड्रेस करके बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हो। अब द नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो हमको क्या दे रही है। मॉडर्न लाइफस्टाइल हमको ये देती है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हमारा हो गया है, प्रोसेस्ड फूड हमारा बढ़ गया है, इरेगुलर स्लीप पैटर्न, रात को नेटफ्लिक्स, ये सारा कुछ हमारा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कांस्टेंट स्ट्रेस, आप ऑफिस में भी स्ट्रेस ले रहे हो डेडलाइंस कंप्लीट करने की, फाइनेंशियल प्रेशर भी है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ज्यादा लग्जरी और लग्जरी और लग्जरी होता जा रहा है, सोशल डिमांड्स बढ़ चुकी है, और ये सब जो चीजें हैं, ये हमारे हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर रही, लाइफस्टाइल क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही है।
हमारा लग्ज़री दे रही है हमको लाइफ़ में। लेकिन ये हमारे लाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अगर हम इसको बहुत ज़्यादा क इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमको इसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द मॉडर्न लाइफ ट्रैप हमारे लिए ये 4 चीज़ें को हमको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि प्रोसेस्ड फूड का डोमिनेंस को अवॉइड करना है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जैसे कि मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको ये बात बताई कि एटलीस्ट 2 घंटा बिफोर बेड आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को बाहर कहीं दूर, दूसरे कमरे में, लिविंग एरिया में रख दें। अपने बेडरूम में उसको लेके ही मत आओ। 2 घंटा उसको अपने से दूर रखो, ताकि आपका माइंड जो है वो सोने के लिए प्रिपेयर कर सके और कांस्टेंट स्ट्रेस से भी आपको आज़ादी दिला सके। अब लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स की तो हमने बात कर ली। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स कौन-कौन से हैं। सबसे पहला वो है ओबेसिटी यानी एक्सेसिव फैट डिपॉज़िशन और इन्फ्लेमेशन और हॉर्मोन्स का डिस्टर्बेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस ये सारा कुछ मिलके जब बॉडी में बहुत ज्यादा ज्यादा फैट्स जमा करता है तो उसको कहते हैं ओबेसिटी। नंबर टू इज डायबिटीज। डायबिटीज जो है वो हमारे पैनक्रियास से शुरू होता है, वहां से इंसुलिन कम होता है बनना, जिसके लिए हम उसको मेटफॉर्मिन या कोई मेडिसिन देते हैं या आर्टिफिशियल इंसुलिन ही डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। लेकिन डायबिटीज सिर्फ अकेला नहीं आता। डायबिटीज हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, डायबिटीज हमारे नर्व्स को डैमेज करता है, डायबिटीज हमारे किडनीज को डैमेज करता है, डायबिटीज हमारे आईज को डैमेज करता है और बढ़ते बढ़ते डायबिटीज हमारे हार्ट को भी डैमेज करता है। सो डायबिटीज में ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कॉमन है। नेक्स्ट हम आते हैं लिवर पे कि अगर यही फैट लिवर में एक्यूमुलेशन हो जाए तो लिवर जो है वो हमारा पावर हाउस है। अगर मैं एक जनरल लैंग्वेज में बताऊं आपको तो हमारा लिवर हमारे बॉडी के लिए ऑलमोस्ट 500 फंक्शन परफॉर्म करता है। हमारा लिवर जो हमारे बॉडी के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स बनाता है। अगर लिवर एंजाइम्स बनाना कम कर दे तो डाइजेशन में गड़बड़ हो जाएगा। डाइजेशन में गड़बड़ होगा तो नेक्स्ट स्टेज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे। अब जो सबसे कॉमन चीज आज हर दूसरी लड़की फॉर सम और द अदर रीजन उनको क्या प्रॉब्लम है, पीसीओएस। इंसुलिन रेजिस्टेंस हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज करते हैं, इरेगुलर साइकिल उसके बाद इनफर्टिलिटी और मेटाबॉलिक के डिसफंक्शंस, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन और थायराइड सब एकम्पनी करते हैं। थायराइड डिसऑर्डर्स जो है वो हमारे एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, वेट को अफेक्ट करते हैं, मूड को अफेक्ट करते हैं और हमारे सारे बॉडी के सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई बीपी जिसको हम वेरी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ब्लड प्रेशर। सो बॉडी का ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली अगर आपकी ट्यूब्स पतली है और अगर उसमें से आप किसी पानी को बहुत फोर्स में ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, पानी का पाइप अगर आप लगाते हो और प्रेशर पानी का टैप में बहुत ज्यादा है, सो आप सब जानते हो कि पाइप कहीं ना कहीं से फट जाएगी और वहां से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। सिमिलर वे हाई ब्लड प्रेशर में वो साइलेंटली हमारे आर्टरीज को डैमेज कर देता है। कहीं ना कहीं से आर्टरीज डैमेज हो जाती है, ब्रेन लीक हो जाता है। हमारे हार्ट और ब्रेन के अंदर अगर आर्टरीज डैमेज हुई तो उसको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते। और किडनीज भी ओवर द इयर्स अगर ये प्रेशर ले नहीं पाती किडनीज, क्योंकि हमारा बॉडी के लिक्विड चीजों को स्टोर करने के लिए हेल्प करती है, लिक्विड को कंट्रोल करती है, तो ज्यादा ब्लड के प्रेशर से किडनीज भी डैमेज हो जाती है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि सबसे पहले वार्निंग साइंस क्या है। वार्निंग साइंस हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की क्या है। अब आप सबसे पहले अपना खुद का इवैल्यूएशन करें। आपके बॉडी में परसिस्टेंट फटीग यानी एवरी सिंगल डे आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ वर्किंग आप 4-5 बजे 6 बजे तक
थकान महसूस होने लगती है, आपको कभी भी किसी ने कुछ कह दिया, तो क्या आपको मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, एंग्ज़ायटी होने लगता है? आपको अक्सर ऐसे लगता है कन्फ्यूजन वाला फीलिंग आता है जिसको ब्रेन फॉग कहते हैं। क्या अगर आप इन चीज़ों में से कुछ भी सफ़र कर रहे हो, सो आप अपना पहला स्टेप आज ही से शुरू करें। इंटेंस क्रेविंग यानी अभी आपने थोड़ी देर में खाना खाया है, लेकिन एवरी मील के बाद या एनी टाइम इन द डे आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, आपको कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है, नहीं अभी तो चिप्स चाहिए ही चाहिए, ऐसा कोई फीलिंग आ रहा है? या फिर इसके अलावा आपको कंटीन्यूअसली क्रॉनिक ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन और कोई भी गट के इश्यूज कंटीन्यूअसली 1 दिन या 2 दिन से ज़्यादा रहने लगे हैं? स्लीप डिस्टर्बेंसेस आपका फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है। किसी एक दिन टीवी देख रहे हैं, 3 घंटा एक्स्ट्रा जाग लिए, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर आपको रोज़ 12 बजे तक या 1 बजे तक नींद नहीं आती, आप घंटों बेड पे लेटे हुए नींद का इंतज़ार करते हो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है, इसको नज़रअंदाज ना करें। आज ही अपने हेल्थ के तरफ पहला स्टेप लें। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन कनेक्शन की। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में हम इस टॉपिक पे आएँगे। अब सबसे पहली चीज़ जो है, कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी, जिस पे हम अभी 2 मिनट पहले ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, मैदा। कार्बोहाइड्रेट्स की क्वालिटी में अवॉइड क्या करना है? अवॉइड करना है मैदा। और सिंपल शुगर्स को अवॉइड करके और मैदे को अवॉइड करके हम काफ़ी हद तक हार्मोनल डिसबैलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी को चेक करें, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्रेन्स, होल व्हीट ग्रेन्स, मिलेट्स, इन चीज़ों को अपने रेगुलर डाइट में डालें, अपने प्रोटीन इंटेक को ज़्यादा बढ़ाएँ। पहले हमारी अ, पहले हमारे जो दादा-दादी के एज में हम लोगों का इंडियन जो माहौल था, सोशल हमारा इकोनॉमी था, वो एग्रीकल्चर था। उस टाइम हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती थी। इसलिए हमारी इंडियन थाली 70 टू 80% कार्ब्स होती थी। लेकिन जैसे-जैसे ग्रेजुअली वक़्त बीतता गया, हमारी लाइफ़स्टाइल टुवर्ड्स सेडेंटरी होती गई, हम एग्रीकल्चर से दूर होते गए, डेस्क जॉब पे आते गए। तो अभी हमारे को हमारे लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंगली हमारे प्लेट को मॉडिफ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हमारा 70% ऑफ कार्ब्स होता था और 30% में हम प्रोटीन्स और फैट्स रखते थे। लेकिन अभी हमको एट लीस्ट 25% कार्ब्स, 25% प्रोटीन्स, 25% फाइबर ऐड करना है एंड 25% हमको फैट्स ऐड करनी है। सो हम अपने प्लेट को ऑल 25, 25, 25, 25% में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर हमारा गुड हेल्थ। सबसे बेसिक फॉर्मूला है ये। फिर हम सेकंड आते हैं हमारे गट हेल्थ कनेक्शन पे। अगर से हमारा स्टमक हेल्दी है, हमारा गट हेल्दी है। गट क्या होता है? सबसे पहले तो गट ये होता है कि जहाँ से हम फूड को मुँह में डालते हैं, फूड को हम च्यू करना शुरू करते हैं। तो हमारे थ्रोट से जैसे-जैसे वो नीचे जाता है, वहीं से हमारे माउथ से जो सलाइवा है, वहाँ से हमारा गट शुरू होता है। गट इज़ नॉट कॉल्ड एज़ ओनली एज़ स्टमक। बट गट हमारा पूरा सिस्टम है। हमारे मुंह में खाना रखने से लेके हमारा फीसेस निकलने तक का जो पूरा सिस्टम है, उसको एक हम लोग एक वर्ड में बोलते हैं गट। तो गट हेल्थ जो है हमारा, हमारा सलाइवा के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे फिजिकल च्यूइंग में हमारे फूड में चले जाते हैं और वहीं से डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो फूड है, वो लिवर्स के एंजाइम्स लेता है, इंटेस्टाइन्स में डाइजेस्ट होता है, फिर उसके बाद में सारा अब्ज़ॉर्प्शन होता है और अगर इसमें कहीं भी एक पाथवे में अगर गड़बड़ है, तो ये नहीं चल सकता। हमारा इंटेस्टाइन्स जो है वो हाउस है बहुत सारे गुड एंड बैड बैक्टीरियाज का। तो हमको इसको 1:2 रेशो में रखना है। हमारे बैड बैक्टीरियाज 1 होना चाहिए और हमारे गुड बैक्टीरियाज उससे डबल। मतलब 33% के नीचे हमारे बैड बैक्टीरियाज होंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी।
लेकिन सरप्राइजिंगली आज अगर हम किसी भी इंसान का गट का हेल्थ का टेस्ट करते हैं, तो उनके बैड बैक्टीरिया जो है 1:6 के रेशो में मिलते हैं। मतलब एक हिस्सा आपके अंदर गुड बैक्टीरिया मिलते हैं और 6 टाइम्स उससे ज़्यादा बैड बैक्टीरियाज़ मिलते हैं। तो अगर आप सोचो कि हमारे दुश्मन की आर्मी हमारे से 6 टाइम्स ज़्यादा हो, तो क्या हम उन पे जीत हासिल कर पाएँगे? नहीं ना। तो बस इसी तरह हमारी आर्मी हमेशा इंटू 2 होनी चाहिए बैड बैक्टीरियाज़ के अगेंस्ट। हमारी आर्मी यानी हमारे गुड बैक्टीरियाज़। अब हमारे गुड बैक्टीरियाज़ को हम बढ़ाने के लिए क्या करें? सबसे ईज़ी है, सिर्फ फाइबर को इंक्लूड करें, फर्मेंटेड फूड जैसे दही, छाछ, किमची, फर्मेंटेड फूड्स को ऐड करें। फाइबर मतलब क्या? फाइबर यानी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेदर इट इज़ रॉ और कुक्ड, आप फाइबर को ऐड करें। फाइबर और फर्मेंटेड फूड हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाएँगे और हमारे गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारा इम्यून फंक्शन, यानी आप आप खुद ही 1 मिनट के लिए थोड़ा-सा सोचो कि अगर एक बच्चा है जो बार-बार, बार-बार, बार-बार बीमार हो रहा है, उसका इम्यून कॉम्प्रोमाइज़्ड है, तो क्या वो अच्छा हेल्दी है? आप सब बोलोगे ये कैसा सवाल? नहीं है। तो बस इसी तरीके से हमको अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप अगर कोई डिज़ीज़ेज़ बाहर से आ भी रही है, कोई चीज़ अगर बाय चांस हम हर चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर बाहर से कोई हमारे दुश्मन हमारे बॉडी में एंटर हो भी रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी ऐसी हो कि उसको हरा सके। तो अब इम्यून फंक्शन के लिए हमको क्या करना है? कोविड में हम सब ने सुना है कि इम्यून फंक्शन को अच्छा रखने के लिए विटामिन सी लो, विटामिन सी लो। सबको पता है। सो हम विटामिन सी, विटामिन डी, ज़िंक और ओमेगा 3 फैट्स। ओमेगा 3 फैट्स यानी गुड फैट्स। इसका इंटेक हम रेगुलर बेसिस पे रखेंगे, जो हमारे बॉडी को एंटी इन्फ्लेमेटरी रखने में हेल्प करेगा, हमारे बॉडी को क्रॉनिक डिजीज़ेज़ से बचाने के लिए हेल्प करेगा। और ये सब कहाँ से मिलेंगे? ये सब हमको मिलेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। हो सके उतना सीज़नल फ्रूट्स को अपने बॉडी में डालो, हो सके उतना सीज़नल फ्रूट्स का इंटेक रखो और जितना स्टोर्ड फ्रूट्स कम हो सके उतना कम करो। अब न्यूट्रिशन का जो कनेक्शन है इन्फ्लेमेशन के साथ, इन्फ्लेमेशन आज सबको पता है कि इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है, हमारे को सेल्यूलर लेवल पे डिस्ट्रॉय करता है, हमारे सेल्स को डैमेज करता है, हमको सबको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स देता है। सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन हमारा वजन बढ़ाता है, ओबेसिटी देता है। सो अब इन्फ्लेमेशन पे काम करने के लिए हम क्या करें? इन्फ्लेमेशन पे काम करने का छोटा-छोटा सा ट्रिक्स है। उसको हमको अनप्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करना है, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है। हमको हेल्दी फैट्स इंक्लूड करने हैं, बैड फैट्स को अवॉइड करना है। अब बैड फैट्स का मतलब क्या है? बैड फैट्स का मतलब है केमिकली रिफाइंड ऑयल्स। हमको फिजिकली रिफाइंड ऑयल्स का इस्तेमाल करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप महँगे-महँगे ऑयल्स ले आओ। नहीं, वो भी सब थोड़ी क्वांटिटी में ज़रूरी है। ऑलिव ऑयल हम फ्यू रेसिपीज़ के लिए डेफ़िनेटली लाते हैं, लेकिन हर रेसिपी के लिए उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। आप कोकोनट ऑयल, आप पीनट ऑयल ये यूज़ करो, लेकिन आप उसको केयरफुली चूज़ करो। उसको कोल्ड प्रोसेस्ड, वुड प्रोसेस्ड जो फिज़िकली रिफाइंड हो, केमिकली रिफाइंड ना हो, वैसे ऑयल्स को इस्तेमाल करो। रिफाइंड शुगर्स और मैदे के इस्तेमाल को कम कम से कम करो। हो सके तो बंद कर दो, हो सके तो वन्स इन अ मंथ कर दो। जितना आप कम कर सकते हो, कोशिश करो कि खुद भी करो और सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को भी कम से कम इस्तेमाल करने की आदत डालो। अभी तो वो 5-10 साल के हैं, उनको क्या होना है, ये सोच के उनको एवरीडे घर आने के टाइम केक्स, पेस्ट्रीज़ मत लेके आओ। बच्चों को रेनबो रेनबो की तरह एक्सप्लेन करके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स रेनबो की तरह सजा के 3 फ्रूट्स, 3 वेजिटेबल्स एवरी सिंगल डे उनके मील में डालने की आदत डालो।
एंटी इन्फ्लेमेटरी स्पाइसेस तो हमारे सबके किचन में है। टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक, सिनेमन, ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स है। अपने मील्स को अच्छे से सीजन करो विथ इंडियन हर्ब्स। टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक, सिनेमन, इसको याद कर लो। ये 4 चीज़ें ट्राई करो कि हर मील में जाए। ये इस पे फ़ोकस करो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स के लिए। अगर आप किसी रूमेटॉइड आर्थराइटिस या किसी बॉडी पेन के शिकार हो, तो डेफ़िनेटली इसको ट्राई करो। अब नॉट ला ये एंड नहीं होता। यहाँ पर तो हमने बात की सिर्फ़ फिज़िकल हेल्थ की। अब हम बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ किस तरीके से एसोसिएटेड है, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मेंटल हेल्थ, जब आपका बॉडी में स्लीप नहीं होती, नींद ठीक से नहीं मिलती, तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल बढ़ाती है। जब कॉर्टिसोल बढ़ता है, तो इंसुलिन कम हो जाता है। कॉर्टिसोल ऊपर जाता है, इंसुलिन नीचे आता है। ये इसका साइकिल है। तो जब हम इंसुलिन कम कर रहे हैं, कॉर्टिसोल बढ़ा रहे हैं, तो नींद नहीं आएगी। कभी नींद आ भी जाएगी, तो 3 बजे, 4 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। तो ये हमारे ब्रेन हेल्थ को अफ़ेक्ट कर रहा है। ब्रेन हेल्थ के लिए हमको ब्रेन को फूड देना ज़रूरी है। आप सबने सुना होगा कि 90% ऑफ आवर ब्रेन इज मेड ऑफ फैट्स। तो उसको गुड फैट दो, उसको ओमेगा दो। ब्रेन के लिए अपने बच्चों को स्पेशली और हर एज में, एल्डरली पीपल को भी, आप सोप नट्स एवरी सिंगल डे कम से कम 1 टेबल स्पून उनके मील में ऐड करो। आप उनकी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करो। हम हमारे बच्चे आज खेल भाग दौड़ के कोई भी गेम्स नहीं खेलते। उनको कोशिश करो कि गार्डन एक्टिविटीज में एनरोल करो। कुछ न्यू हॉबीज हर एज में हम सीख सकते हैं। कोई भी एज हमारी ओल्ड नहीं होती कोई न्यू चीज को सीखने के लिए। हो सके तो उसका ख्याल रखो। एंड हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है स्माइल, हंसी, लाफ्टर, खुश रहना। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें खुश रहना है अपने ब्रेन की हेल्थ को अच्छी रखने के लिए, टेंशन को रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अभी कल ही एक बुक में पढ़ा था कि एक पेशेंट थे, जो इतनी सारी 20-30 पिल्स लेते थे, बट फिर भी उनको नींद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने एक रेमेडी स्टार्ट की। उनके जो मेंटल थेरेपिस्ट थे, उन्होंने उसको नो मैटर लाफ्टर, आप कोई भी रीज़न नहीं बट फिर भी हँसो। तो जब वो 2 घंटा वो हँसते थे ड्यूरिंग दैट थेरेपी, तो वो 2 घंटा सोते थे, बिना मेडिसिन के। सो इस तरीके से उन्होंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सारी मेडिसिन्स बंद करके वो धीरे-धीरे नेचुरली उनकी स्लीप बूस्ट हो गई। तो लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, हेल्दी खाओ, हेल्दी सो, जल्दी सो, मोबाइल का इस्तेमाल को थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करो और अपनी लाइफ़ का ख़्याल रखो। हेल्थ परफेक्शन का नाम नहीं है, हेल्थ एक जर्नी है। आज शुरू करो, कल एक स्टेप और आगे जाओगे। हो सकता है कल हार जाओ, फिर शुरू करो। ये ऐसी जर्नी है जो नेवर एंडिंग है, जो पूरी लाइफ़ आपके साथ चलने वाली है। Health is not perfection, it's progressive journey. One mindful choice at a time can help you much better. So आप सब लोग इस चीज का ख्याल रखें और thank you so much for attending this webinar and wish you a healthy life.